गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे समविभवी तल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। आइए समझा जाए। जैसे ये कोई पृष्ठ है, ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर विभव भी है और इस बी बिंदु पर विभव का मान भी है। लेकिन इन दोनों विभव का आपसी संबंध कहता है कि ये दोनों विभव का मान आपस में समान है। आपस में क्या है? समान है। इसका मतलब कि इस बिंदु पर भी जो विभव होगा इनके आपस में समान होगा और इस बिंदु पर भी जो विभव होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। अर्थात कहता है समविभवी पृष्ठ के संबंध में कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो उस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहते हैं। आप लोग इसको लिखेंगे भी, कॉपी पेन निकाल कर रखिए और इसको लिखिए। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है या विभव का मान समान होता है उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गया विद्यार्थी कि समविभवी पृष्ठ के लिए प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, इस पृष्ठ के लिए प्रत्येक बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान आपस में क्या होता है? समान होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर, ध्यान देंगे, विभवांतर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, शॉर्टकट में पीडी बोलते हैं इसको। तो विभवांतर क्या होता है कि विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभव में अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। इधर क्या बचेगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ, यहां से लिख रहे हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB, और ये दोनों विभव समान होता है क्योंकि VA बराबर क्या है? VB। तो VB के बदले में हम VA लिख सकते हैं या VA के बदले में VB लिख सकते हैं। विद्यार्थी, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से सूचित करते हैं। किससे? डेल्टा V से। तो डेल्टा V बराबर लिखेंगे VA माइनस VA, VB की जगह पर भी VA लिख सकते हैं। तो VA माइनस VA, या ऐसे भी लिख सकते हैं या कि VB माइनस VB और दिस बिकम्स टू जीरो। ये वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समविभवी पृष्ठ में आपसे पूछा जाए कि बताइए विभवांतर का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। आपसे पूछा जाए कि समविभवी पृष्ठ में विभवांतर का मान कितना होता है? शून्य होता है। जबकि विभव का मान कितना होता है? आपस में समान होता है। समझ में आ गया? चलिए, एक बात और है इसमें जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे विद्यार्थी हम लोग पढ़े थे कि ऐसे पढ़े थे, देखिए V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q। हम यहां थोड़ा सा लिख रहे हैं डेल्टा V, विभवांतर मतलब औसत चिन्ह। विभव में कैसा चिन्ह? औसत चिन्ह। तो कार्य भी कैसा होगा? औसत। तो डेल्टा W बराबर बटा में कितना लिखेंगे? Q। कितना लिख सकते हैं? अब देखिए यहां से ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो लिखेंगे डेल्टा W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि समविभवी पृष्ठ के लिए डेल्टा V का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये हम लिखेंगे समविभवी पृष्ठ के लिए। समविभवी पृष्ठ के लिए डेल्टा V का मान कितना होता है विद्यार्थी? जीरो होता है। इसीलिए लिखेंगे कार्य बराबर डेल्टा W बराबर Q इंटू जीरो। इसका मतलब कितना होगा? जीरो। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए
कि समविभवी पृष्ठ में किसी आवेश के द्वारा भी विभवांतर के अधीन या डेल्टा भी विभवांतर के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। तो इससे 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गए कि समविभवी पृष्ठ में विभव का मान आपस में प्रत्येक बिंदु के लिए समान होता है, दूसरा कि विभवांतर का मान शून्य होता है, और तीसरा कि किसी समविभवी पृष्ठ में किसी आवेश के द्वारा डेल्टा भी विभवांतर के अधीन किया गया कार्य क्या होता है विद्यार्थी? शून्य होता है। आया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख चुके हैं विद्यार्थी। अब एक क्वेश्चन लिखिए जो बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 5 अंक में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पारे के 27 बूंदों को 5 वोल्ट के समान विभव पर आवेशित किया गया है तो उन सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण किया जाता है तो उस बड़े बूंद का विभव बताएं। लिख चुके? ये विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपसे प्रश्न 5 अंक में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग विद्यार्थी पहले 5 अंक में यदि प्रश्न को पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे विद्यार्थी मान लेते हैं अपने पास कण है कि 27 बूंद है, 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक जो छोटा आवेश है, छोटा बूंद है, तो वैसे 10 बूंद मिला दिया जाए तो जो 10 बूंदों का जो धारिता होगा, मतलब 10 बूंदों की जो कैपेसिटी होगी, क्या वही कैपेसिटी एक बड़े बूंद की होगी? क्योंकि उन्हें 10 बूंदों से मिलाकर ये बड़ा बूंद बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, इसमें कह रहा है कि 27 छोटे छोटे पारे के बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है आवेशित करके, जिनका वोल्टेज समान है 5 वोल्ट है। तो उस स्थिति में 27 बूंदों के द्वारा जो आयतन होगा वह एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 27 बूंदों से मिलाकर वो बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। तो इस स्थिति में 27 बूंदों का जो आयतन होगा वही आयतन होगा एक बड़े बूंद का, अर्थात 27 छोटे बूंद का आयतन बराबर एक बड़े बूंद का आयतन होगा। और एक छोटे बूंद पर जो आवेश होगा, तो 27 बूंद पर जो आवेश होगा वही आवेश विद्यार्थी एक बड़े बूंद पर होगा, अर्थात बड़े बूंद का आवेश अगर लिखना होगा तो 27 गुने एक छोटे बूंद का आवेश। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे। तो देखिए, जैसे हम मान लेंगे कि एक छोटे बूंद की त्रिज्या r है। एक छोटे बूंद की त्रिज्या कितना है? r है, और एक बड़े बूंद की त्रिज्या बड़ा r है, तथा छोटे बूंद पर आवेश जो है छोटा q है और बड़े बूंद पर आवेश जो है बड़ा q है। आइए ध्यान दिए, देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि
छोटे बूंद पर आवेश Q एवं इसकी त्रिज्या छोटा r है। उसके बाद लिखते हैं तथा बड़े बूंद पर आवेश बड़ा Q एवं त्रिज्या बड़ा R है। त्रिज्या क्या है? बड़ा R है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब 27 छोटे छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। इसका मतलब 27 छोटे बूंद का जो आयतन होगा वह एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग को त्रिज्या मिल जाएगा। ये जो बड़े बूंद का जो त्रिज्या माना गया है, ये त्रिज्या मिल जाएगा किसके रूप में? छोटा r के रूप में। देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए हम लिखेंगे कि 27 गुने एक छोटे बूंद का आयतन बराबर एक बड़े बूंद के आयतन। एक बड़े बूंद का आयतन, यही ना होगा। अब देखिए, वो बूंद जो है गोलाकार होगा। कैसा बूंद होगा? गोलाकार होगा। तो गोला का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है। कितना होता है? 4/3 पाई r³। तो लिखेंगे विद्यार्थी यहां से कि 27 इंटू 4/3 पाई और छोटा बूंद की त्रिज्या छोटा, तो लिखेंगे छोटा r³ बराबर, यहां लिखेंगे एक बड़े बूंद का आयतन, तो लिखेंगे 4/3 पाई और यहाँ बड़ा बूंद है तो बड़ा r, इसका होल। ऐसा हो सकता है। अब देखिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट जाएगा ना। यहां से बचेगा विद्यार्थी 27 इंटू r³ बराबर बड़ा r³, ये ना होगा। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए, तो लिखते हैं 3r का होल क्यूब बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बड़ा r का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। ये क्यू से क्यू ये कट जाएगा। यहां से बड़ा r बराबर हम लोग को मिल गया 3r, 3 गुणे छोटा r। इतना समझ में आया। और प्रश्न में दिया क्या गया है? प्रश्न में दिया गया है कि एक छोटे बूंद पर विभव का मान 5 वोल्ट है और विभव के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इसका मतलब ये दिया गया हमारे पास कि चूंकि V बराबर 5 वोल्ट, कितना वोल्ट? 5 वोल्ट, और V बराबर हम लोग जानते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r बराबर में कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। ये वैल्यू दिया गया है। इतना समझ में आया। इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। लिख चुके हैं। अब देखिए विद्यार्थी, अब लिखेंगे इसीलिए बड़े बूंद पर विभव, लिखेंगे इसीलिए बड़े बूंद पर विभव, बड़े बूंद पर विभव V बराबर, बड़ा भी लिखते हैं बड़ा बूंद के लिए, बड़ा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बड़ा, ये ना लिखेंगे। और बड़ा Q की जगह पर कितना होगा? चूंकि एक बूंद पर आवेश Q था तो 27 बूंद पर तो बड़ा Q बराबर था विद्यार्थी एक बूंद पर आवेश छोटा Q, तो 27 बूंदों पर आवेश मिलाकर कितना होगा? 27 Q।
और ये एक बड़े आवेश, बड़े बूंद पर आवेश के बराबर होगा। तो बड़ा क्यू बराबर होगा 27 क्यू, और आर का वैल्यू हम लोगों को मिला था अभी मिला था ना। तो देखिए तो क्या होगा, लिखेंगे इसीलिए v बराबर 27 क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 3r। इसको देखिए और थोड़ा अच्छे ढंग से लिखते हैं, 27 गुने क्यू बटा 27/3, 3 को इधर लिख रहे हैं, 27/3 गुने क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना r, और इसका वैल्यू विद्यार्थी यहाँ देखिए कितना है 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी v बराबर 27/3 इंटू में कितना 5, ये देखिए तो कटेगा कितना बार 9 बार, तो v बराबर 9×5 45 वोल्ट। इसका मतलब कि बड़े बूंद पर विभव का मान कितना होगा 45 वोल्ट। ये तो विद्यार्थी तरीका से हो गया कि मेथड से कैसे इस सवाल को बनाएंगे। अगर 5 अंक में पूछेगा तो आप इस तरह से मेथड से ही प्रश्न को बनाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अगर आ जाए, अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे दे तब कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल इतना लिखिए, फिर बताते हैं उस ट्रिक। लिख चुके हैं, चलिए अब विद्यार्थी उस ट्रिक को हम लोग समझते हैं। वो ट्रिक क्या करता है विद्यार्थी, वो ट्रिक कहता है कि अगर बड़े बूंद पर विभव का मान हम लोग को निकालना है तो बड़ा भी बराबर लिखते हैं n के पावर 2/3 इंटू में एक छोटे बूंद पर विभव, एक छोटे बूंद पर विभव, यही ट्रिक होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए। देखिए तो बड़ा n क्या है, n जो 27 बूंद दिया गया है, जो नंबर ऑफ चार्जेस दिया गया है कि कितना चार्ज, कितना आवेश दिया, कितना बूंद दिया गया है, वो n का वैल्यू। तो ये 27 हो जाएगा, तो 27 के पावर 2/3 गुने एक छोटा बूंद पर विभव का मान कितना है 5 वोल्ट। देखिए तो विद्यार्थी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इसका पावर 2/3 गुने में 5 लिख सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा, तो 3 का पावर ये क्या होगा 2 और गुने में कितना 5। फिर इसको हल करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9×5 45 वोल्ट। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देगा तब। आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग इसको होमवर्क करेंगे। लिख चुके हैं? चलिए प्रश्न देखिए विद्यार्थी, देखिए पारे के 125 बूंदों को, पारे की 125 बूंदों को 4 वोल्ट के समान विभव पर, 4 वोल्ट के समान विभव पर आवेशित किया गया है, जिनको मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण किया जाता है, जिनको मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण किया जाता है, तो उस बड़े बूंद का विभव ज्ञात करें। तो उस बड़े बूंद का विभव ज्ञात करें। आप लोग इसको होमवर्क के रूप में बनाएंगे घर पर, लिख चुके? चलिए विद्यार्थी अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए विद्युत फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक विद्युत फ्लक्स, क्योंकि इसके बिना गॉस का प्रमेय समझ में नहीं आएगा। विद्युत फ्लक्स, हेडिंग दीजिए विद्युत फ्लक्स।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख चुके हैं। आइए इसको समझा जाए। देखिए ये कोई बंद सतह है, मान लीजिए ये कोई बंद सतह है, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, बहुत सी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये ऐसे गुजर रही है। तो ये बाहर वाले जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है इनको कंसीडर नहीं करना है, इनको कंसीडर नहीं करना है। अब कहता है, परिभाषा समझिए इसका, कि किसी बंद सतह से परिबद्ध जितनी संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती है उनकी मात्रा को या परिमाण को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिबद्ध एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एक है शब्द परिबद्ध, इसका अर्थ समझिए। परिबद्ध कहने का मतलब सराउंडिंग, चारों तरफ, उसके अंदर से उसके बाहर से नहीं। समझ में आ गया? उसको बॉन्डेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बॉन्डेड। फिर से समझिए इसका परिभाषा। कहता है किसी बंद सतह से परिबद्ध जितनी संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उनकी मात्रा या परिमाण को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उनकी मात्रा या परिमाण को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आ गया समझ में? ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसका होता है, उसको समझा जाए। कि जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई बंद सतह है, इस बंद सतह समझिए इसको, ये कोई बंद सतह है। यार फोन मत कीजिए आप लोग, ठीक है? 10 बजे के बाद फोन कीजिए। देखिए ये कोई बंद सतह है, इस बंद सतह से परिबद्ध इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसका क्षेत्रफल A है। इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो समझिए, कहता है किसी बंद सतह से परिबद्ध किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया? एक बार और समझिए। देखिए किसी बंद सतह से परिबद्ध किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, आप लोगों को पढ़ाया गया था 11th में वेक्टर में। डॉट प्रोडक्ट विद्युत फ्लक्स को विद्यार्थी फाई ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? फाई ई से। यह एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। ये इसका गणितीय डेफिनेशन हो गया। समझ में आ गया? चलिए फिगर को बना लीजिए, फिर इसका मैथमेटिक्स बताते हैं। बना चुके विद्यार्थी? बोलिए। आइए इसका मैथमेटिक्स समझिए। देखिए विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? फाई से। ये होता है विद्यार्थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को कहते हैं। अदिश गुणनफल कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट। इसको पढ़ेंगे ऐसे, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ आ गया विद्यार्थी? इसको जरा तोड़ते हैं तो फाई बराबर इसका परिमाण लिखते हैं तो लिखेंगे ई ए इंटू कॉस थीटा। बोलिए इतना समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब थोड़ा सा समझिए। अगर हम यहां को कह रहे हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री, तब लिखेंगे इसीलिए फाई ई बराबर
कितना हो जाएगा ई गुने ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री जो है, इस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कितना 1। क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि फाई, इसका मतलब कि ये महत्तम वैल्यू होता है। ये विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है, महत्तम। महत्तम को हम शॉर्टकट में मैक्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मैक्स। ये मैक्सिमम बराबर होता है ई गुने ए, अर्थात महत्तम विद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को कहा जाता है। समझ में आ गया। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो और दोनों को गुणा कर दे आपस में, तो विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलिए। चलिए इतना लिखिए, फिर इसका मात्रक भी बताते हैं, इसका विमा भी बताते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है। नोट कीजिए इतना। लिख चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इसका मात्रक और गुना भी हम समझते हैं। लिखेंगे एस आई मात्रक, एस आई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई गुने ए। कितना होता है, ई गुने ए होता है ना। अब देखिए, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम ये होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। आ गया समझ में। अब इसका बीमा देखते हैं, डायमेंशन बीमा। बीमा तो न्यूटन क्या है, बल है। तो बल का बीमा पहले लिखते हैं। बल का बीमा क्या होता है, एम इन वन एल इन वन 3 माइनस 2 ये होता है। और प्रति कूलम, कूलम आवेश है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, ए इन वन टी इन वन ये होता है। बोलो यार, ये होता है ना, इंटू उसके बाद ये मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई है, तो इसको एल इंटू लिखेंगे। अब इसको सजा देंगे, ये +1 है, +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो लिखेंगे विद्यार्थी, एम इन वन एल इन वन टी इन -2 इंटू ए इन -1 टी इन -1 और इंटू में लिखेंगे एल इन 2। यही ना होगा। देखिए इसको मिला दीजिए, मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, एम इन 1 और ये एल इन 1 और ये 2 मिलाकर 3 होगा, तो एल इन 3 और ये हो जाएगा 3 -3 -2 -1 -3 और ए इन -1। ये ना होगा विद्यार्थी, बोलिए। ये हो गया इसका बीमा। इसको आप शॉर्ट कट में ऐसे याद कर सकते हैं, 1331 1331 1331 टेक्निक के रूप में याद कर सकते हैं, 1331। आ गया समझ में। इतना लिखिए। फिर इसका कुछ सूक्ष्म रूप एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको बताएं। लिखिए इसको, लिख चुके हैं। चलिए अब इसका सूक्ष्म रूप समझते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम जानते हैं कि चूंकि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना विद्यार्थी। थोड़ा सा हम इसको लिख रहे हैं सूक्ष्म रूप में। तो जब भी सूक्ष्म रूप में लिखते हैं तो उसमें डी लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, डी लिखेंगे, इसीलिए डी फाई बराबर ई डॉट डी ए ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे डी फाई बराबर, ये क्यों लिख रहे हैं आगे जरूरत पड़ेगा, गॉस के प्रमेय में, ठीक है, गॉस थ्योरम में, इसलिए ऐसा मेथड बता रहे हैं। तो ई इंटू डी ए इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहां से अगर डी को हटाना होगा तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी को लगाए हैं तो डी को हटाने का भी उपाय करना पड़ेगा, ताकि इस प्रोसेस में कोई इस परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो, समझ में आ रहा है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, विद्यार्थी लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई, ये इंटीग्रेशन का संकेत है, बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए इंटू कॉस थीटा। विद्यार्थी ये डी तो हट जाएगा तो बचेगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन फॉर्म। इंटीग्रेशन फॉर्म में आगे चलकर इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। विद्यार्थी एक घन कोण होता है, आप लोग याद रखेंगे, घन कोण, बहुत सारा मैथ लिखते हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, आप लोग देख नहीं रहे नहीं, तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे थोड़ा शॉर्ट में मैथ लिखें। घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। विद्यार्थी इसका वैल्यू होता है 4 पाई, कितना होता है, 4 पाई। किसी ठोस गोले के केंद्र पर घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये रफ में आप लोग लिख लेंगे अलग से, इसको याद रखेंगे ताकि गॉस का प्रमेय समझ में आएगा। चलिए इतना नोट कीजिए।